नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस लेक्चर में बड़ी ही खास बात होने जा रही है दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला C++ प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो ये लम्हा हमारे लिए ज़रा खास है। अब साथियों, जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, इस बोर्ड पर बहुत ही छोटा सा प्यारा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है और यही हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला C++ का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो अभी हमने लिखा हुआ है, ये पुराने ज़माने के कंपाइलर के मुताबिक लिखा हुआ है। टर्बो C++ के कंपाइलर के मुताबिक हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। आगे जाकर हम देखेंगे कि मॉडर्न कंपाइलर्स के अंदर हम किस तरह से C++ के प्रोग्राम को लिख सकते हैं और किन छोटी छोटी बारीकियों को हमें ध्यान रखना है, क्या डिफरेंसेस हैं ये पुराने कंपाइलर में और जो नए कंपाइलर हैं उनके दरमियान, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। पर हाँ, हाल फिलहाल के लिए अभी हम जो हमारा पुराना क्लासिक कंपाइलर है, टर्बो C++ का कंपाइलर, उसके मुताबिक हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं। अब साथियों, जैसा कि इस वक्त आप यहाँ बोर्ड पर सबसे ऊपर देख सकते हैं, तो यहाँ इन दो लाइनों के अंदर हमने यहाँ ये दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है। हैश इंक्लूड के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जब हमने सी लैंग्वेज के दौरान प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को समझा था तब बड़ी ही गहराई से हैश इंक्लूड पर हमने नज़र डाली थी। तो यहाँ पर ये दो हेडर फाइल्स हम लोग शामिल करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। एक तो है iostream.h और दूसरी का नाम है conio.h। तो यहाँ दोस्तों ये जो iostream.h है ना, ये ठीक उसी तरह से हमारे लिए हेडर फाइल ये काम करने वाली है जिस तरह से C लैंग्वेज के अंदर stdio.h काम किया करती थी। हम यहाँ पर अब iostream.h का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर साथियों, इसके बाद है ये मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन को तो आप जानते ही हैं कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है तो इस मेन फंक्शन को कॉल करने के साथ ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है साथियों। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट जो कि ओपन हो रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मेन फंक्शन का ब्लॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जरा इसके अंदर हम नजर डालते हैं CLR SCR। आप जानते ही हैं CLR SCR से भली भांति वाकिफ ही हैं। आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। फिर लिखा हुआ है दोस्तों ये वाली लाइन, तो ये लाइन हमारे लिए अब नई है। बाकी सब तो आप जो देख रहे हैं उससे रूबरू है पहले से ही, पर हाँ ये एक नई चीज है। अब आइए इस चीज को समझते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस इंस्ट्रक्शन के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है Cout, COUT, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है दोस्तों। तो Cout क्या करता है? तो दोस्तों, जिस तरह से C लैंग्वेज के अंदर printf फंक्शन हमारे काम आया करता था, ठीक उसी तरह से ये Cout फंक्शन C++ में हमारे काम आता है। आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये दोनों जुड़वा भाई ही हैं दोस्तों, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब साथियों, ये जो Cout है ये कोई फंक्शन नहीं है। printf एक फंक्शन था पर Cout एक फंक्शन नहीं है। तो फिर क्या है Cout? तो दोस्तों Cout एक ऑब्जेक्ट है। अब मेरे ऑब्जेक्ट बोलते ही आपके जहन में ये सवाल खड़ा हो गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या भला है। तो दोस्तों याद रखिए कि ये जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर को सपोर्ट करती है। तो इसलिए दोस्तों अब आप नई नई टर्म से मुखातिब होने के लिए रहिएगा तैयार। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, Cout एक ऑब्जेक्ट है। क्या होता है ये ऑब्जेक्ट? तो आने वाले वक्त में बड़ी ही गहराई से और काफ़ी ज़्यादा विस्तार से हम इस चीज़ को समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। पर हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे ही हमारे नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ाना है, तो हाल फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि हाँ, बस Cout एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस राज से पर्दाफाश होगा बाद में। अब दोस्तों इसके आगे ज़रा देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऑपरेटर है। तो ये जो सिंबल है ये एक ऑपरेटर का सिंबल है। यहाँ पर क्या नाम है इस ऑपरेटर का? तो दोस्तों इस ऑपरेटर को यहाँ कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेटर, या फिर इसको कह देते हैं पुट टू ऑपरेटर।
तो ये ऑपरेटर हमेशा इस सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है दोस्तों। यानी कि जब कभी भी हम इस सी आउट का प्रयोग करेंगे हमारे प्रोग्राम में, जब कभी भी हम सी आउट का इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोग्राम में, पहले हम लिखेंगे सी आउट, फिर उसके आगे ये ऑपरेटर लगाना लाजमी है, लगेगा ही लगेगा ये ऑपरेटर, तो जिसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। अब दोस्तों इसके आगे जरा नजरें इनायत करिएगा। अब इसके आगे जब आप देखेंगे तो डबल कोट्स में हमने लिखा हुआ है माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी कि हमने एक मैसेज लिखा है यहाँ पर जो कि एक स्ट्रिंग है, माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, और डबल कोट्स के अंदर हमने इसे लिख दिया और फिर इसके बाद हमने यहाँ लगा दिया है सेमीकोलन। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ हो जाता है टर्मिनेट। अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर क्या होगा, तो दोस्तों जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा आउटपुट स्क्रीन पर छप जाएगा एक मैसेज, माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, मतलब हूबहू ये जो मैसेज है हूबहू यहां आउटपुट स्क्रीन पर छप जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंटफ की ही तरह ये हमारे लिए मैसेज को प्रिंट कर सकता है। और फिर इसके बाद है दोस्तों गेट ch और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल होता है। अब साथियों यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि ये जो सी आउट ऑब्जेक्ट है ना, इसे सपोर्ट करती है ये हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आईओ स्ट्रीम है ये एक सिंपल हेडर फाइल नहीं है, ये एक क्लास है। अब क्लास क्या होता है, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा और इस सवाल का उठना बिल्कुल लाजमी है। पर दोस्तों आगे जाकर ही हम इन सभी राजों से पर्दा उठा सकेंगे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिश्ता होता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब हम आगे जाकर ढूंढेंगे। अभी आप फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट हैं, इन दो नए अल्फाजों को आप कड़वा घुट समझकर पी जाइए, फिर आगे जाकर इन्हें गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। अब आइए दोस्तों इस सी आउट को जरा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं, इसके और पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सी आउट इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब दोस्तों सी आउट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही डिफाइंड है, हमें इसे डिफाइंड नहीं करना, पहले से ही बना बनाया ऑब्जेक्ट है। हाँ आगे जाकर हम ये जरूर सीखेंगे कि किस तरह से हम भी हमारे खुद के नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, पर सी आउट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। और दोस्तों ये जो सी आउट नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को। इसमें जरा दोस्तों इस स्ट्रीम शब्द पर गौर फरमाइएगा। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है दोस्तों धारा। जैसे एक पानी की धारा होती है, एक जल की धारा होती है जो खुद बहती जाती है और अपने साथ चीज़ों को भी बहा ले जाती है। उसी तरह से दोस्तों ये है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। मतलब ये एक ऐसी धारा है जो प्रोग्राम से जनरेट किया गया जो भी आउटपुट होता है उस आउटपुट को बहाकर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस तक ले जाती है दोस्तों। यानी कि हमारा प्रोग्राम जो कुछ भी आउटपुट जनरेट करेगा उस आउटपुट को बहा कर ले जाएगी ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस तक, ताकि हम भी उस आउटपुट को देख सकें। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो होता है दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये सेट होता है मॉनिटर। तो हमारे कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है साथियों। अब आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर हम नजर डालते हैं। हियर वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड इज दैट मॉनिटर इज द बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मतलब यहाँ हमें हमारे जहन में एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है यहाँ पर, जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है यहाँ पर वो होता है हमारे कंप्यूटर का मॉनिटर। पर दोस्तों ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा मॉनिटर ही रहेगा, इसे बदलने का हक हमें यहाँ मिला है, हमें वो ताकत मिली है जिसके ज़रिए हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की सेटिंग को बदलकर किसी और आउटपुट डिवाइस को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बनाने का दमखम रखते हैं। We can redirect this standard output stream to other output devices or file। यानी कि वही कहने का मतलब यही है कि हम
इस स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। हम इस स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को किसी और दूसरे आउटपुट डिवाइस से जोड़ सकते हैं। एक छोर पर तो दोस्तों प्रोग्राम रहेगा ही, और दूसरे छोर पर किसी दूसरे आउटपुट डिवाइस से हम इस स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को जोड़ सकते हैं, और सिर्फ किसी दूसरे आउटपुट डिवाइस से ही नहीं, किसी फाइल से भी जोड़ सकते हैं। मतलब तब ऐसी सूरत में क्या होगा, मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को फाइल से जोड़ दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारा प्रोग्राम जो कुछ भी आउटपुट्स जनरेट करेगा वो आउटपुट बहते हुए कहाँ चले जाएंगे, एक फाइल में चले जाएंगे, एक फाइल में जाकर राइट हो जाएंगे। या फिर अगर आपने किसी दूसरे आउटपुट डिवाइस से इस स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को कनेक्ट कर दिया, मतलब मॉनिटर के अलावा किसी दूसरे आउटपुट डिवाइस से, तब क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो भी आउटपुट जनरेट करेगा वो आउटपुट इस स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम से बहता हुआ उस पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस तक पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस ज़रूरी नहीं कि हमेशा मॉनिटर रहे। हम चाहें तो हम हमारी मर्जी के मुताबिक किसी दूसरे डिवाइस को भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बना सकते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं, और सिर्फ डिवाइस ही नहीं, किसी फाइल को भी हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। आगे जाकर जब आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग, तब आप ये जानेंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम से डेटा को सीधा किसी फाइल में राइट कर सकते हैं, हम प्रोग्राम के आउटपुट को किस तरह से किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। अब आओ साथियों, इस इंसर्शन ऑपरेटर को भी ज़रा करीब से जान लेते हैं। तो इस इंसर्शन ऑपरेटर का सिंबल तो आप लोग देख ही चुके हैं। ये जो खूबसूरत सा सिंबल है ये इंसर्शन ऑपरेटर का सिंबल है। दिस ऑपरेटर इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर। तो एक नाम तो इसका इंसर्शन ऑपरेटर है ही। पुट टू ऑपरेटर, पुट टू ऑपरेटर भी इसे कह दिया जाता है। अब ये ऑपरेटर करता क्या है? दिस ऑपरेटर सेंड्स द कंटेंट्स ऑन इट्स राइट साइड टू द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड। तो इसके राइट में जो भी कंटेंट होता है उसे लेफ्ट में ये भेज देता है। तो हम इसे सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, तो इसके राइट में जो भी कंटेंट होगा ना दोस्तों, उस कंटेंट को ये भेज देगा सी आउट ऑब्जेक्ट के पास। अभी हम एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर बनाएंगे यहाँ, और उस खूबसूरत सी तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो साथियों, अगर इसके राइट साइड में मान लीजिए कोई वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को लेफ्ट साइड में मौजूद ऑब्जेक्ट तक पहुंचा देगा। और अगर इसके राइट साइड में कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो उसे भी ये लेफ्ट साइड में मौजूद ऑब्जेक्ट तक पहुंचा देगा। अभी पूरी की पूरी कहानी हम एक बड़ी ही खूबसूरत सी तस्वीर के जरिए समझ लेते हैं, और आगे जाकर हम इसके कई सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे दोस्तों। तो साथियों, यहाँ पूरी की पूरी तस्वीर आपके जहन में और अच्छे से तब क्लियर हो जाएगी जब आप देखेंगे कि इस सी आउट और इस इंसर्शन ऑपरेटर को हम कैसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैसेजेस को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अभी आपको रखना होगा थोड़ा सा धीरज, धैर्य। अब आओ साथियों, इस अति सुंदर, अत्यंत सुंदर चित्र के जरिए हम सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की वर्किंग को समझने की एक कोशिश कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि इस इंसर्शन ऑपरेटर के राइट साइड पर जो कुछ भी कंटेंट है उसे ये इंसर्शन ऑपरेटर भेज रहा है सी आउट के पास। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल देखें, हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखा था, आप याद कर पा रहे होंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इस ऑपरेटर के, ये रहा हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, इसके दाईं ओर ये रही स्ट्रिंग माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम, और इसके लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो आप पाएंगे इस भोले भाले ऑब्जेक्ट सी आउट को। तो ये इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है कि इस स्ट्रिंग को भेज देता है इस सी आउट के पास। तो वही यहाँ इस चित्र के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ इस इंसर्शन ऑपरेटर के दाईं ओर है उसे इस इंसर्शन ऑपरेटर ने भेज दिया है सी आउट के पास। अब दोस्तों क्या होता है कि आगे की जिम्मेदारी ये सी आउट अपने कंधों पर रख लेता है। अब दोस्तों, जो कुछ भी वैल्यू इस इंसर्शन ऑपरेटर ने इस सी आउट के पास भेजी है, उन वैल्यूज को इस सी आउट को अपने पास नहीं रखना है,
इस सी आउट को अब वो कहां भेजना है, मॉनिटर के ऊपर, आउटपुट डिवाइस के पास, ताकि हम लोग आउटपुट को देख सकें। तो यहां आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो सी आउट है ये जरिया है, एक जरिया है। इसके जरिए जो प्रोग्राम में जो भी वैल्यूज थी, जो भी मैसेजेस थे जिन्हें हम प्रिंट कराना चाहते थे, तो वो वैल्यूज इस सी आउट के जरिए यहां आउटपुट डिवाइस तक पहुंच जाएगी। और हमारी आंखों के सामने जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो अचानक से ये बड़ा ही प्यारा सा मैसेज छप जाता है, माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अब आओ साथियों, इंसर्शन ऑपरेटर से जुड़ी हुई कुछ और बातों का जिक्र कर लेते हैं। We used this operator as bitwise left shift operator before when we were studying C language। तो जरा याद करें दोस्तों उस लम्हे को जब हम लोग C लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे थे। जब हम लोग C लैंग्वेज पढ़ रहे थे उस दौरान हमने इस ही ऑपरेटर को पढ़ा था, इसी का जिक्र किया था। और उस वक्त इस ऑपरेटर को हमने पढ़ा था एज ए बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अब हमारे जहन में यह सवाल उठता है कि क्या C++ में भी इसे हम बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो इन C++ इट कैन स्टिल बी यूज्ड एज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इस ऑपरेटर को कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और हमने ये भी जाना था कि इसका क्या काम है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये C++ के अंदर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों ये सोच सोच कर हमारी खोपड़ी चकरा जाती है कि आखिर ये इंसर्शन ऑपरेटर है या बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि C++ के अंदर इस ऑपरेटर को इंसर्शन ऑपरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भला ऐसे यहां कैसे हो रहा है? एक ही ऑपरेटर दो अलग अलग तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। C++ सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी जिक्र किया था कि ये जो C++ नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है दोस्तों। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ होता है जो कि कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कंडीशन ऑफ अकरिंग इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म। तो दोस्तों अगर पॉलीमॉर्फिज्म का हम हिंदी में मतलब निकालें तो हिंदी में इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक चीज़ अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग हालात में अलग अलग रूप ले लेती है, तो इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हिंदी में कह सकते हैं हम बहुरूपता। तो साथियों इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का मैं बाशिंदा हूँ, वो एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा गांव है। हमारे गांव में एक बहुरूपिया है दोस्तों। बहुरूपिया का मतलब होता है जो अलग अलग रूप धारण करता है। तो वो बहुरूपिया क्या करता था दोस्तों कि मान लीजिए शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि का पर्व है, तो उस दिन वो शंकर भगवान का रूप लेकर आता था और पूरे नगर में घूमता था, विचरण करता था। वहीं जब कभी 15 अगस्त आता था, स्वतंत्रता दिवस आता था, तब वो गांधी जी का रूप लेकर घूमा करता था हमारे नगर में। और अगर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होता था तो वो श्री कृष्ण का रूप लेकर हमारे नगर में घूमा करता था, विचरण करता था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये व्यक्ति एक ही है, बंदा एक ही है, पर ये अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग रूप ले लेता है। जैसे जब जन्माष्टमी हुई तो श्री कृष्ण का रूप ले लिया, जब शिवरात्रि हुई तो शंकर भगवान का रूप ले लिया, और जब स्वतंत्रता दिवस आया तो महात्मा गांधी का रूप लेकर इसने नगर में विचरण किया। तो व्यक्ति एक ही है पर अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग कंडीशंस में ये अलग अलग रूप ले लेता है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म।
तो साथियों यहाँ पर ये जो C++ लैंग्वेज है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक एग्जाम्पल होता है जिसे कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। There is an example of polymorphism in C++ which is known as operator overloading. अब आइए दोस्तों समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के इस एग्जाम्पल को जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यही हमारे इस सवाल का जवाब छुपा है, जिस सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब आओ साथियों, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स असाइनिंग मल्टीपल मीनिंग्स टू एन ऑपरेटर। मतलब अगर हम किसी एक ऑपरेटर को मल्टीपल मीनिंग्स असाइन कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मल्टीपल मीनिंग असाइन करने का क्या मतलब है दोस्तों? तो मल्टीपल मीनिंग असाइन करने का ये मतलब है कि ऑपरेटर एक ही रहेगा, ऑपरेटर वही रहेगा, पर अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो ऐसा ऑपरेटर जिसे हमने मल्टीपल मीनिंग्स दे रखे हैं, यानी कि जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, तो ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है दोस्तों ओवरलोडेड ऑपरेटर। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इफ वी यूज दिस ऑपरेटर with an operand which is an integer, then it works as bitwise left shift operator। तो दोस्तों अगर हम इस ऑपरेटर को, जिसका कि सिंबल आप देख रहे हैं ये वाला, तो अगर हम इस ऑपरेटर को किसी ऐसे ऑपरेंड के साथ यूज कर रहे हैं जो कि एक इंटीजर है, तब ये कैसे काम करता है? तब ये काम करता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, ये एक इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हम इस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है वो क्या है? वो है 5। और ये 5 क्या है दोस्तों? एक इंटीजर है। तो ये किस तरह से काम करेगा? ये यहाँ काम करेगा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर, यानी कि इस 5 का जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उसको ये एक बिट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। अगर दोस्तों आपको बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है और आपको ये नहीं पता कि किस तरह से बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों उस लेक्चर का नंबर जिसमें हमने बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को बड़ी ही शिद्दत से डिस्कस किया था। चलिए अब अगली लाइन पर चलते हैं। If we use this operator with an operand which is an object cout, then it works as insertion operator। मतलब अगर हम इस ऑपरेटर को किसके साथ यूज करें दोस्तों? इस ऑपरेटर को अगर हम यूज कर रहे हैं with an operand which is an object cout, अगर cout के साथ हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑपरेटर किस तरह से बिहेव करेगा? इंसर्शन ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने इस ऑपरेटर को यूज किया है यहाँ पर। और इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेंड है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि है cout। तो जब हम इस ऑपरेटर को इस cout के साथ यूज कर रहे हैं तब इसका बिहेवियर कैसा हो जा रहा है? इंसर्शन ऑपरेटर की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में इस ऑपरेटर का बिहेवियर अलग अलग देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर इस वाले इंस्ट्रक्शन में ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा था, और यहाँ इस वाले इंस्ट्रक्शन के अंदर ये इंसर्शन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं ओवरलोडेड ऑपरेटर। Thus we can say that this operator in C++ is an overloaded operator। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, इस चीज़ को आगे जाकर हम बड़ी ही शिद्दत से डिस्कस करेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म को बड़ी ही गहराई से पढ़ेंगे। अब आओ दोस्तों इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त
यहाँ मैंने टर्बो C++ की IDE को ओपन कर लिया है। तो यहाँ हम हमारे प्रोग्राम को कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ फाइल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ सेव एज का ऑप्शन नज़र आया। सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब यहाँ हम नाम दे देते हैं हमारे प्रोग्राम को कुछ। तो हमने यहाँ नाम दे दिया हेलो। अब जब हम इसे सेव करेंगे दोस्तों तो हेलो डॉट और एक्सटेंशन रखेंगे CPP। इसके पहले दोस्तों जब हम C के प्रोग्राम बनाते थे तब आपने देखा होगा हम एक्सटेंशन दिया करते थे .C। अब हम C++ के प्रोग्राम बना रहे हैं तो C++ के प्रोग्राम्स के लिए हमें एक्सटेंशन देना होगा CPP। तो हमने यहाँ पर .cpp एक्सटेंशन दे दिया और हेलो हमारे प्रोग्राम का नाम हो गया। अब यहाँ हम हमारा प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है iostream.h। फिर हमने हमारी दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया conio.h। अब यहाँ से हमारा void main फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब हमने दोस्तों यहाँ इस इंस्ट्रक्शन के अंदर cout और इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करके एक मैसेज को प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो डबल कोट्स के अंदर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, गेट ch और मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल जैसे ही हम करते हैं, कंपाइल करने के लिए आप Alt+F9 इन दोनों कीज़ को आप एक साथ प्रेस कर देंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो कंपाइल होने पर दिखाया हमें कि कोई भी एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए आप Ctrl+F9 यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं साथियों, जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो आउटपुट स्क्रीन पर यह मैसेज हूबहू प्रिंट हो गया, माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। तो यही काम जब हम C लैंग्वेज में करते थे किसी मैसेज को प्रिंट करने का, तो printf फंक्शन की मदद लेते थे और यहाँ हम cout की मदद लेते हैं। अब साथियों, अभी जो ये प्रोग्राम हमने बनाया है जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला C++ प्रोग्राम है, इसे हमने टर्बो C++ की IDE पर रन किया है जो कि पुराने ज़माने के C++ के अनुसार काम करता है। पर यारों, वक्त के साथ साथ C++ लैंग्वेज में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जिनका जिक्र हम अगले लेक्चर वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें नए ज़माने की IDE जैसे कि कोड ब्लॉक्स में नए ज़माने के कंपाइलर के अनुसार प्रोग्राम लिखना है ताकि हम भी नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो दोस्तों, होती है आप सभी से मुलाकात अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।